कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। ये साइकोलॉजी का सेक्शन आपका चला है, इसमें पेडागोजी के सेक्शन और साइकोलॉजी इकट्ठा आपका है। कुछ आपके डायरेक्ट साइकोलॉजी से देखने को मिलेंगे और कुछ आपके पेडागोजी आपके डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, समझना आपने है। और बाकी पिछली अब आपने क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अलग से फोल्डर बनाया साइकोलॉजी का, उसमें आपको सभी पिछली क्लासेस मिल जाएगी। तो पिछली क्लास में हमने किया था आपके अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था। तो अनौपचारिक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसकी कोई आयु सीमा नहीं होती, वो मैंने आपको बता दिया था। अनौपचारिक वो सारी शिक्षा है जो कि हम जो आप कह लीजिए एक इंस्टीट्यूट होगा, एक कॉलेज होगा, या फिर कह लीजिए कोई भी एक ऐसा जो है एक प्लेटफॉर्म आपका जो है एजुकेशन का, कोई एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे इकट्ठे होकर जो है आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, तो वो आपका औपचारिक के अंदर आएगा। अनौपचारिक में आपका क्या आएगा, आप टीवी के माध्यम से सीख लीजिए, खेल के मैदान में आप कुछ सीख लीजिए, घर में पड़ोसियों के से कुछ आप सीख रहे हो, चाहे वो खाना बनाना ही सीख रहे हो, कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है, चाहे अच्छा व्यवहार करना ही सीख रहे हो, शिष्टाचार आप सीख रहे हो अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से, आप जो है नैतिक जो है मूल्यों का विकास करे, वो सारा कहाँ पे आएगा, अनौपचारिक शिक्षा में। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है किस तरह से। सामाजिक चेतना विकसित करने का एक अच्छा तरीका क्या है, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। उसका रीजन क्या होगा, अगर आप देखिए ऑप्शन आप बाकी के देख लीजिए, क्यों आपको लगा कि आपके समाचार पत्रिका ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बाकी के ऑप्शन देखिए। सामाजिक चेतना का विकास जो है अध्यापक के भाषण से नहीं हो सकता, सिर्फ अध्यापक जो है उन चीज़ों के बारे में अवेयर आप करवा सकते हैं, अवेयर करवाएंगे, लेकिन चिंतन जो है करना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके टीचर पर। तो अध्यापक के भाषण से सिर्फ चीज़ें आपको प्रभावित कर सकती है, बाकी आपके इसके अलावा अधिक नहीं होगा। लेकिन इसमें उसके बाद देखते उसके साथ विमर्श विमर्श करने से, तो छात्रों के साथ वाद विमर्श आप तब करोगे जब बच्चे का एटलीस्ट उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी उस लेवल की। दूसरी बात है पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट वही मिल रही है जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, उस कंटेंट से रिलेटेड अगर आपने नॉलेज बढ़ानी है। लेकिन सामाजिक चेतना को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, सामाजिक चेतना को बढ़ाने के लिए समाचार पत्र पत्रिका का आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि समाचार पत्र पत्रिका में आपके समाज से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही है बाहर की दुनिया में, आपके जो एक स्कूल लेवल होगा बच्चे का, छात्र की बात की गई है, स्कूल से बाहर की जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर वो आप वाद विवाद विचार विमर्श अगर छात्रों से करेंगे तो बच्चे किस तरह का वाद विमर्श करेंगे, अपने एरिया से रिलेटेड ही कर सकते हैं, अपने ग्राउंड से रिलेटेड कहेंगे कि हमारे जो है ग्राउंड छोटा है, और ये कहेंगे कि हमारे ये वाली व्यवस्था नहीं है, ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, बैठने की सही व्यवस्था नहीं है। इस तरह के वाद विमर्श ही बच्चा एक कर सकता है। लेकिन अगर उसको समाचार पत्र और पत्रिका आपको जो दी जाए तो उसका जो नॉलेज का एरिया है, जो उसके सोचने की जो चेतना, जो उसकी थिंकिंग जो उसकी डेवलप होगी, वो वहाँ के एक लेवल के बाहर की होगी। समाचार पत्र पत्रिका में एरिया आपका जो वाइड रहेगा, तो ये आपका इसमें सबसे ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बजाय इसके कि अध्यापक के भाषण से, बजाय इसके कि उसके साथ विवाद विमर्श करने से, बजाय इसके कि उसकी पसंदीदा पुस्तक उसको पढ़ाने से। आगे चलेंगे। आगे आपके पास लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले एक बार उससे बुलवाएंगे और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो है खंडों को जो है बांट कर जो है उससे फिर से बार बार बुलवाएंगे। तो ऑप्शन ए और बी आपके इसमें दोनों हो गए। आई होप सभी को ये पता होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है, तो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसकी देन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। इंपॉर्टेंट है आपके पास। हालांकि इसमें कोठारी कमेटी आपकी जो है, राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, ये सारे एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड है, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने देखनी होगी तो जाकर आप देख लेना एक बार। एजुकेशन कमीशन में भी आपकी वीडियोस बनी है, अगर आपने आपने ये देखनी होगी डिटेल में। तो बाकी एनपीई आपकी इंपॉर्टेंट है, 1986 वाली की इसमें बात की गई है। हालांकि बाद में ये रिवाइज हुई थी, वो अलग विषय है, वो आपने डिटेल में अगर पढ़ना है तो वो आपको वीडियोस मिल जाएगी। आगे आप चलेंगे। आपके पास कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। यही कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे को कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसके साथ वाला है उसको कहेंगे कि इसके माध्यम से जो आप इसकी हेल्प ले लीजिए। इसमें जो आप स्वयं उत्तर बता देंगे उससे क्या होगा, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। सहायक पुस्तक से उत्तर लेने को कहेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, सहायक पुस्तक से उत्तर लेने को अगर कहना ही है तो फिर क्या बेनिफिट है। उत्तर ना देने का कारण, ना देने का कारण आप कैसे पूछ सकते हो, अगर किसी को नहीं उत्तर आता है तो उसका क्या कारण क्या देगा। बच्चा कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं था, या कहेगा कि मुझे याद नहीं रहा, या फिर कहेगा कि मैंने पढ़ा था लेकिन जो घर पे ये प्रॉब्लम थी, मैं बीमार था। वो बहानेबाजी आपकी ज़्यादा करेगा। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन इसमें आप सी देखते हो कि अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, तो ये आपके इसमें बेस्ट होगा। बाकी जब दूसरे स्टूडेंट से वो सुनेगा कि ये चीज़ है, इस तरह की आपकी चीज़ें इसमें होती है और ऐसा ऐसा ये चीज़ है, तो उससे क्या होगा, उससे वो इफेक्टिव लर्निंग होगी और उसके बाद वो उत्तर देने में सक्षम आपका हो जाएगा। तो बाकी के ऑप्शन भी आपने देखने हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जामिनर द्वारा, वो पूछना आपके क्या चाह रहा है, तो इसमें से जो बेस्ट होगा वो आपने इसमें लेना है।
माध्यमिक शिक्षा या फिर कह लीजिए माध्यमिक छात्रों के लिए 100 केंद्र पर शिक्षा प्रणाली प्रयुक्त है, क्योंकि जो है विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। सबसे अच्छी बात है इसमें 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त क्यों है माध्यमिक छात्रों के लिए, क्योंकि जो है आपका जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहीं आप एग्जाम दे रहे हो, आपको कहीं और जाने की इसमें जो है ज़रूरत नहीं है। इसमें बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा। नकल में सुविधा होगी, मतलब ही नहीं है। इसके अलावा अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, मतलब ही नहीं। अपने केंद्र पर कौन अनुशासित आपका रहेगा, सभी जानने वाले होते हैं टीचर, तो थोड़ा सा डर होता है, हो सकता है दूसरे केंद्र पर अनुशासित बच्चे हो जाए, पर दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं, निराश तो नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि आपका जो है दूसरे केंद्र पर जब आपके बच्चे जाते हैं, हो सकता है थोड़ा सा जो है वो कंफर्टेबल फील ना करें। एक इन्वायरमेंट जो होता है, जब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो छात्रों पर जो प्रेशर आपका पड़ता है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑप्शन जो है फर्स्ट बिल्कुल सही है कि आपके जो है 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त क्यों है, क्योंकि जो विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, इसी कारण जो आपकी उपयुक्त मानी जाती है माध्यमिक छात्रों के लिए। कक्षा में अध्यापक को अधिक की प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि छात्रों को व्यक्ति का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही बात है कि कक्षा में अध्यापक को अधिक से अधिक प्रश्न क्यों पूछने चाहिए, क्योंकि जो इससे क्या होगा, प्रधानाचार्य प्रसन्न क्यों होने, मतलब ही नहीं है। कक्ष में अनुशासन रहता है, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है कि अनुशासन आपका रहेगा ही अधिक प्रश्न पूछने से। उससे होगा ये कि बच्चे डर के मारे चुप रह जाएंगे, लेकिन वो अनुशासन आपका नहीं कहलाएगा। अनुशासन होता है आपके अंदर से जो बच्चा आपके जो ओबीडिएंट आपका रहता है। शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ये बात बिल्कुल आपकी सही नहीं है। तो इसमें सही क्या है, छात्रों को अभिवृत्ति या फिर कह लीजिए छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, यानी कि उसको जो है अधिक प्रश्न जब पूछेंगे तो उसको जो है छात्रों को जो है अपने जो है कुछ एक व्यू हो गए, पर्टिकुलर एक विषय पर जो आपके पूछना चाह रहा है अध्यापक, उससे रिलेटेड जो है बच्चों को जो है अपनी अभिव्यक्ति जो है जाहिर करने का एक जो प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है एक अध्यापक के द्वारा। इसी कारण वो अधिक से अधिक प्रश्न पूछेगा कि अच्छा आपका जो ये वाला प्रश्न है तो ये ऐसा है, तो ये क्यों हुआ, आपको क्यों लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें अवसर प्रदान किए जाते हैं छात्रों को, ताकि उनकी जो है नॉलेज को देखा जाए, उनके जो चिंतन की जो उनकी एक जो है प्रक्रिया है उसको विकसित आपके किया जा सके, और छात्रों का रिव्यू लिया जा सके कि छात्र जो इस पर्टिकुलर विषय के बारे में क्या सोचता है, किस तरह की समझ वो रखता है। आगे चलेंगे, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं, तो कौन कौन से प्रेरक आपके जो वातावरण इन्वायरमेंट से आपके रहेंगे, जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, ये सारे आपके रहेंगे। प्रेरक तो आपके सारे ही रहेंगे जो कि आपके इन्वायरमेंट के संपर्क में आने से विकसित होते हैं। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपके पास व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे। देखिए उद्दंड जो आपका जो छात्र होगा, अगर वो कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो व्याख्यान आपकी एक्सप्लेनेशन के समय, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको धीरेपूर्ण उसकी बात सुननी है। हो सकता है कि उसके कुछ आपके व्यूज़ हो सकता है कि उसको समझने में प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट उसकी बात आपको धीरेपूर्ण पहले सुन लेनी चाहिए। उसके बाद जो आप बाद में करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी उसको दंड तो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते बिना कुछ सुने, और उसने भी कुछ कहा नहीं, स्टार्टिंग किया, आप उसको दंड दे दे कि चल आप जो है निकलो, बाहर निकलो क्लास से, या बिल्कुल चुप रहिए, ऐसे तो नहीं कह सकते। एटलीस्ट आपको बात सुननी होगी। उस बात सुनने के बाद आप क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि उसकी बात का आंसर देना है या फिर नहीं देना है। अगर देना है तो आप, अगर पर्सनल होगा उसका कुछ, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपको कह सकते हैं क्लास के बाद आप जो है मुझसे पूछ लेना। अगर आपका जो क्लास से रिलेटेड है तो सभी को आप उसका आंसर उसके साथ साथ बता सकते हैं, उसका व्याख्यान आप फिर से उसको अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का मुख्य कारण है, तो शैक्षिक विभिन्नता का जो आपका मुख्य कारण रहेगा, तो सभी को पता है इसमें क्या रहेगा आपके पास, हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट। ऑप्शन जो डी है ये आपका बिल्कुल सही होगा। हालांकि अगर ऑप्शन डी आपका नहीं दिया होता, ऑप्शन बी और आपके ए और बी आपके रहते, तो इसमें जो आपके बच्चों में व्यक्तिगत जो है शैक्षिक विभिन्नता का कारण इसमें एक हो सकता था, वो आपका मेरे हिसाब से इन्वायरमेंट इसमें बेस्ट था। इन्वायरमेंट क्यों था कि जिस हिसाब से इन्वायरमेंट बच्चों को मिलेगा शिक्षा के लिए, वो उस हिसाब से आपके जो है अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है या नहीं कर सकता या वंचित रह सकता, ये आपका मेरे हिसाब से इसमें सही होना था। आगे आपके पास से अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं, तो मौखिक परीक्षण कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे जो है एक इंटरेस्ट जो है, प्रीवियस नॉलेज उनकी चेक की जा रही है बच्चों की, कि पहले जो बच्चों को जो बताया गया था उसमें प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया। तो ये किस तरह से आपका रहेगा, मौखिक रहेंगे, ताकि बच्चों का जो एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। आगे हम चलेंगे, आगे आपके पास अध्यापक छात्रों में व्यक्तिगत विभेद
किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। तो किस तरह से मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, इसी के लिए आपको साइकोलॉजी ये शब्द आपका जो है रखा गया। साइकोलॉजी शब्द ना कहकर उसको साइकोलॉजी सब्जेक्ट आप कह लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका इंक्लूड क्यों किया गया है। टीचरों को क्यों साइकोलॉजी जो पहले पढ़ाई जाती है, पहले जब उनकी ट्रेनिंग होती है, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, इसके अलावा जो आपकी कोई भी आपकी जो है अदर जो है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, इसके पीछे साइकोलॉजी पढ़ाने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि छात्रों को इंडिविजुअल के आधार पर भी समझना है, छात्रों को उनकी बुद्धि लब्धि के आईक्यू लेवल भी उनका देखना है, हर चीज़ देखना है। इसमें टेस्ट वगैरह जो बनेंगे, सिलेबस जो आपका बनाया गया, वो कंटेंट जो बनाया गया है वो उनके जो है एक लेवल के अकॉर्डिंग आपका बनाया गया है। इसी कारण जो आपके अगर इनमें विभेद भी करना हो, व्यक्तिगत विभेद, इंडिविजुअल डिफरेंस अगर आपको करना हो तो किसके आधार पर करेगा, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के आधार पर इसमें किया जा सकता है। आगे देखेंगे किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। तो साक्षात्कार इंटरव्यू जो विधि होगी आपके, इसमें अधिक आपका ये देखने को मिलेगा। बाकी आज की क्लास यहीं करते हैं, आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाले आपके जो एग्ज़ाम है आपके लिए उम्मीद रहेगी बेहतर आपका जो एग्ज़ाम जाने वाला है, और अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखें। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी कंटिन्यू अपनी ओर से मैं प्रयास रहूँगा कि जितनी क्लासेज आपके लिए चलती रहे, बाकी आपके लिए कंटिन्यू क्लासेज मिलती रहेगी। मेरे साथ आप बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।